26 अप्रैल 1986 रात 1:23 AM पर कुछ ऐसा होता है कि ये दिन इतिहास के सबसे डरावने दिनों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की। Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. हेलो ऑडियंस, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। डियर ऑडियंस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में एक ब्लास्ट हुआ और कैसे हजारों लोगों की जान चली गई। कुछ भी जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली होता क्या है। तो अगले 2 मिनट में मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है, मतलब कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक छोटा सा ओवरव्यू। देखो, बिजली बनाने के कई सारे रास्ते होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंडमिल जो कि हवा से बिजली बनाती है, और सोलर पैनल जो कि सन की हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब अगर इसमें से सोलर एनर्जी को रिमूव कर दे तो हमारे पास जितने भी बिजली बनाने के तरीके हैं लगभग उनका प्रोसेस सेम ही होता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे मेन वर्क होता है इस मोटर को रोटेट करना। मोटर कई प्रकार के होते हैं और ये कौन सा मोटर है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बस इतना समझो कि हमारा मेन पर्पस है इस मोटर को रोटेट करना। हाइड्रो पावर प्लांट में पानी को बहुत हाई स्पीड से टरबाइन पर गिराया जाता है और टरबाइन मोटर को रोटेट करती है। थर्मल पावर प्लांट में कोल की हेल्प से पानी को गर्म करके स्टीम में बदला जाता है और फिर वही स्टीम को टरबाइन पर गिराया जाता है। और जब टरबाइन मोटर को रोटेट करती है तब कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंडमिल के केस में मोटर्स को रोटेट करने का काम ये ब्लेड्स करती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। यहाँ पे कोल की जगह पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया जाता है पानी को गर्म करके स्टीम में बदलने के लिए, और उसके आगे का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। सो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली काम कैसे करता है। अब आते हैं अपने मेन स्टोरी पर। यूक्रेन के कैपिटल कीव से 100 किलोमीटर दूर और प्रियप सिटी के पास ये है चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस पावर प्लांट में टोटल 4 रिएक्टर्स हैं जो कि RBMK 1000 मॉडल पर बेस्ड है। पहला रिएक्टर 1977 में बनकर तैयार हुआ, दूसरा रिएक्टर 1978 और तीसरा वाला बनकर तैयार हुआ 1981 में, और चौथा रिएक्टर बनकर तैयार हुआ 1983 में, यानी कि डिजास्टर से जस्ट 3 साल पहले। अब मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कंसंट्रेशन के साथ सुनना। देखो, जब रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है तो एटम्स के अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट के रूप में एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से रिएक्टर का कोर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और उसी कोर को ठंडा रखने के लिए लगातार हैवी वाटर की सप्लाई की जाती है एक प्राइमरी कूलेंट के तौर पे। इस हैवी वाटर को पंप की मदद से रिएक्टर में भेजा जाता है। अब यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस काम को 24/7 किया जाता है, क्योंकि अगर ये वाटर पंप बंद हो गया तो रिएक्टर के कोर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकता है। इसी रीजन से पंप्स को लगातार चलाया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन पंप्स को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं बल्कि रिएक्टर के टरबाइन से ही इन पंप्स को मिल जाती है। लेकिन इन केस ऑफ अगर कोई पावर फेलियर हो गया तब क्या होगा? पावर फेलियर मींस किसी भी रीजन से अगर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वायर कनेक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए पावर प्लांट में एक बैकअप जनरेटर भी होता है, ताकि इन केस ऑफ किसी भी प्रकार के पावर फेलियर होता है तो बैकअप जनरेटर के इस्तेमाल से वाटर पंप्स को चलाया जा सके। लेकिन इसमें भी एक कमी थी, इलेक्ट्रिसिटी से जनरेटर में शिफ्ट होने के लिए 60 सेकंड का समय लगता था। लेकिन इंजीनियर्स ये चाहते थे कि ये 60 सेकंड में भी वाटर पंप लगातार चलता रहे। 1 सेकंड के लिए भी इन पंप्स को रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसी वजह से इंजीनियर्स ने रिएक्टर में एक सिस्टम लगाया कि रिएक्टर बंद होने के बाद भी वो पंप्स को इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा। रिएक्टर का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 1000 मेगावाट से धीरे धीरे कम होगा और उस लेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी वो पंप को 60 सेकंड के लिए बिजली देता रहेगा और उतने देर में जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। ये सिस्टम इंस्टॉल तो हो चुका था, लेकिन इसकी टेस्टिंग होनी अभी बाकी थी। रिएक्टर नंबर 1, 2 और 3 पर तो ये टेस्टिंग हो चुकी थी और सक्सीड भी हो गई, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 पर कई बार इसकी टेस्टिंग फेल हो गई। लेकिन 25 अप्रैल 1986 को इंजीनियर्स ने ये प्लान किया कि आज रात कैसे भी करके इस सिस्टम को रिएक्टर नंबर 4 पे टेस्ट करके सक्सीड करना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये टेस्टिंग डेप्यूटी चीफ इंजीनियर मिस्टर एनाटोली डैटलो के निगरानी में हो रहा था। दिन था 26 अप्रैल 1986, रात का टाइम था लगभग 1 बजे के आसपास। उस टाइम पे रिएक्टर 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूल के हिसाब से ये टेस्टिंग तभी होगी जब रिएक्टर 700 मेगावाट का प्रोडक्शन करेगा। तो प्रोडक्शन को कम करने के लिए रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट किया गया। कंट्रोल रॉड्स बेसिकली ग्राफाइट का बना होता है जो न्यूट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब कि न्यूट्रॉन्स इसमें आकर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है। तो प्रोडक्शन को कम करने के लिए जैसे ही कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट किया जाता है तो प्रोडक्शन अचानक से बहुत कम हो जाती है, नियर अबाउट 30 या 50 मेगावाट। लेकिन इंजीनियर्स को चाहिए था 700 मेगावाट, लेकिन शायद कंट्रोल रॉड्स के बहुत ज्यादा अंदर चले जाने की वजह से प्रोडक्शन 30 मेगावाट होने लगता है।
अब मैं जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यही मेन रीजन है इस डिसास्टर का। ये पूरा रिएक्टर आरबीएम के 1000 मॉडल के डिजाइन पर बेस्ड था और इसमें टोटल 211 कंट्रोल रॉड्स थे और रूल बुक के हिसाब से किसी भी सिचुएशन में चाहे कोई आफत आ जाए, एट एनी कॉस्ट रिएक्टर के अंदर 15 से कम कंट्रोल रॉड्स नहीं होने चाहिए। लेकिन जब रिएक्टर 30 मेगावाट की प्रोडक्शन कर रहा था तो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स ने कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाल दिया और अब रिएक्टर में सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड्स ही बच गए थे। इसकी वजह से अचानक रिएक्टर अपनी कैपेसिटी से यानी कि 1000 मेगावाट से कई हजार मेगावाट ज्यादा प्रोडक्शन करने लगा था। इसकी वजह से रिएक्टर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके अंदर का पानी जो कोर को ठंडा रखने का काम कर रहा था वो इवापोरेट होना शुरू हो गया। पूरे रिएक्टर में वाइब्रेशन होने लगी। इस चीज को देख के इंजीनियर्स ने तुरंत इमरजेंसी शटडाउन बटन दबा दिया। इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाते ही सारे कंट्रोल रॉड्स यानी कि टोटल 211 रॉड अचानक से रिएक्टर में घुस गए। कंट्रोल रॉड्स के रिएक्टर में घुसते ही जो चीज हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। समय हो रहा था 1:23। सब अपने अपने घरों में चैन की नींद से सो रहे थे, लेकिन 1:23 AM पर जैसे ही कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर में घुसते हैं एक भयंकर ब्लास्ट होता है और रेडिएशन पूरे प्रियप सिटी में फैल जाता है। ये ब्लास्ट 225 टन टीएनटी ब्लास्ट के बराबर था। कंपैरिजन के तौर पे हिरोशिमा के न्यूक्लियर अटैक से 400 गुना ज्यादा। ब्लास्ट की वजह से तो सिर्फ 30 लोग ही मरे थे, लेकिन असली मौत का नंगा नाच तो ब्लास्ट के बाद शुरू हुआ। रेडिएशन की वजह से नियर अबाउट 8000 लोग कैंसर और अन्य रेडिएशन से होने वाली बीमारी से मारे गए। इस पूरे डिजास्टर में 3 ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया की नजर में एक सुपर हीरो बन के निकले। मैकेनिकल इंजीनियर अलेक्सेई एनेनिंको, सीनियर इंजीनियर वालेरी बास्पालो और शिफ्ट सुपरवाइजर बोरिस बारनो। असल में बात क्या है, ध्यान से सुनो। जब रिएक्टर में आग लगी थी तो उसको बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने लाखों लीटर पानी रिएक्टर पे डाल दिया और वो पानी जाके रिएक्टर के बेसमेंट में जमा हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि उस पानी में भी रेडिएशन मिक्स हो चुका होगा, तो अगर वो पानी इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो जहां 8000 लोग मारे गए थे, ये आंकड़ा 80,000 भी पार हो जाए तो अब इस चीज का एक ही सोल्यूशन था कि कैसे भी करके उस बेसमेंट में जाकर ड्रेन वॉल को खोल दिया जाए। लेकिन सबको पता था कि अगर बेसमेंट में गए तो मौत पक्की है। कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं हो रहा था और तब ये 3 हीरो सामने निकल कर आए, जिनका मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था। बड़ी हिम्मत के साथ इन्होंने बेसमेंट में जाकर ड्रेन वॉल को खोला और लकीली तीनों सुपर हीरो सही सलामत बाहर भी आ गए और लिटरली इन्हें बाद में भी कुछ नहीं हुआ और ये पूरी तरह से सेफ थे। डियर ऑडियंस, वैसे तो मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन चूंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस वीडियो में बहुत सी कमियां होंगी, जैसे कि साउंड क्वालिटी, वीडियो एडिटिंग या फिर ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो कि आपको बड़े क्रिएटर से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो चीजें मेरे में नहीं होंगी। लेकिन आपको ही पता है कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे क्वालिटी वीडियो की इंक्रीज होती रहेगी। बस आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।